नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गुप्त साम्राज्य के बारे में बातचीत जारी थी और आज से हम शुरू कर रहे हैं गुप्त प्रशासन के बारे में। और गुप्त प्रशासन के बारे में जब हम बात करें तो हमने आपको ब्रीफली ये बता दिया था कि गुप्त काल में अत्यंत विकेंद्रीकरण की स्थितियाँ आई और विकेंद्रीकरण की स्थितियों की वजह से साम्राज्य जो है वो पतन की ओर चला गया। अर्थात अब राज्यपाल जैसे पद जो हैं वो वंशानुगत हो गए और राज्यपालों ने अपने क्षेत्र में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली कि धीरे धीरे उस वंशानुगत परंपरा में वो स्वतंत्र शासक बन गए। सामंतवाद का उदय हो गया। भूमिदान की प्रक्रिया की वजह से गुप्त साम्राज्य में मूल जो प्रमुख शासक है उसके सामने समानांतर अन्य सरकारें सी बन गई। अर्थात अन्य लोगों ने, अन्य राज्यपालों ने, सामंतों ने शक्ति अर्जित कर ली और इस तरह से एक बड़ा गुप्त साम्राज्य जो था वो पतन की ओर चला गया। तो अत्यंत विकेंद्रीकरण की इस स्थिति में किस तरह के प्रशासनिक अधिकारी थे, किस तरह की प्रशासनिक इकाइयां थी, उन सब का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले गुप्त काल का प्रशासन। इस गुप्त काल के प्रशासन में हम बात करें, सबसे पहले गुप्त काल के बारे में दो विचारधाराओं को यहाँ प्रकट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक दो क्वेश्चन सही हो जाते हैं कई बार। गुप्त काल को परिवर्तनों का युग कहा गया, परिवर्तनों का युग। और ये परिवर्तनों का युग किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है, रोमिला थापर। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसने कहा, के.एम. मुंशी, हम डिस्कशन कर चुके हैं। और गुप्त काल को परिवर्तनों का युग किसने कहा, तो ये कहा रोमिला थापर ने। इसी तरह से गुप्त काल को पेरिक्लीन युग, पेरिक्लीन युग के नाम से भी संबोधित किया गया। और हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाते हुए केवल इतना समझना है कि ये किसने कहा है, तो ये कहा है वार्नेट ने। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी आप अपने ऐड कर लेंगे नोट्स में, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की इकाइयों के बारे में। प्रशासन की इकाइयाँ कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य या राष्ट्र। मोस्टली राष्ट्र ही शब्द मिलता है। उसके बाद अवनी, या जिसे भुक्ति भी कहा गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रांत है। इसके अलावा आहार, विषय, और हम लोग जानते हैं मौर्य काल में भी पढ़ा था, इसका अभिप्राय होता है जिला। जिले से छोटी इकाई जो थी वो थी वीथी, जिसे हम तहसील कह सकते हैं। इस तहसील से छोटी इकाई जो थी उसे पेट कहा जाता था। और पेट से अभिप्राय यहाँ पर है ग्राम समूह। और सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से समझें कि ये तो इकाइयाँ थी और इन इकाइयों के जो प्रमुख होते थे उस समय वो किस नाम से जाने जाते थे, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। राज्य या राष्ट्र में तो हम लोग जानते हैं राजा होता था और राजा को गोपा या गोप्ता भी कहा जाता था। ठीक है, राजा का नाम गोपा या गोप्ता हम वैदिक काल से ही देखते हैं और वैदिक काल का प्रभाव यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म अपनाते हुए राजा हैं, हिंदू धर्म के उत्कर्ष का काल है, तो गोपा या गोप्ता भी कहा जाता था राजा को। अवनी या भुक्ति, जिसे हम प्रांत कह सकते हैं, यहाँ पर भुक्तिपति या उपरिक, राज्यपाल जिसे हम कहें तो राज्यपाल को भुक्तिपति या उपरिक कहा जाता था। अवनी या भुक्ति मतलब प्रांत और प्रांतपति मतलब भुक्तिपति या उपरिक कहलाता था। ठीक है, आहार, विषय, जिला, तो यहाँ पर विषयपति होता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह से मौर्य काल में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, विषयपति होता था यहाँ पर। वीथी में वीथीपति, तहसील का जो प्रमुख होता था उसे वीथीपति कहा जाता था। और पेट, पेटपति, बहुत सिंपल सा है, कई बार इनका क्रम डिसाइड कराता है बड़े से छोटे क्रम में, तो आपको ध्यान रखना, वीथी, तहसील, पेट, ग्राम समूह। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था।
हालांकि यहाँ पर पंचायत जैसी संस्थाएं होती थी और पंचायत के जो सदस्य होते थे उन्हें महत्तर बोलते थे। तो कहीं कहीं एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि गांव के मुखिया को कहा जाता था, तो महत्तर भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, ग्रामिक है, ग्रामिक नहीं होगा तो आंसर क्या होगा आपका, महत्तर होगा। तो इस तरह से गुप्त काल की प्रशासन की इकाइयाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। राष्ट्र में राजा, अवनी भुक्ति में भुक्तिपति या उपरिक, आहार विषय मतलब जिले में विषयपति, वीथिपति, पेठपति और ग्रामिक और महत्तर, इस तरह से प्रमुख अधिकारियों का जिक्र हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें केंद्रीय प्रशासन की, तो केंद्रीय प्रशासन में हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए, केंद्रीय प्रशासन के मुख्य अधिकारियों की मैं लिस्ट बना रहा हूं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और आपको ये महसूस होगा कि आप पहली बार में ही इस सबको याद करके ही वीडियो ऑफ करेंगे। यहीं पर हम इसको कवर कर ले जाएंगे। देखिए किस तरह के, कर्णिक, ध्रुवाधिकर्णिक, भांडागारिक, रण भांडागारिक, महाप्रतिहार, महाबलाधिकृत, महासंधि विग्रहिक, महादंडनायक, दंडपाशिक, महाअक्षपटलिक, विनय स्थिति स्थापक, पहले हम लोग सारे नाम लिख लेते हैं और फिर उसका डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा विनय स्तुति स्थापक के अलावा अग्रहारिक, कुमारामात्य, पुस्तपाल, पुरपाल या द्रांगिक, अष्टकुलाधिकरण, ये मुख्य अधिकारी कर्मचारी या मंत्री जिनके माध्यम से एक गुप्त काल का केंद्रीय प्रशासन अस्तित्व में था। देखते हैं कर्णिक। कर्णिक का मतलब होता है लिपिक, बिल्कुल सिंपल सा। कर्णिक का मतलब क्या होता है, लिपिक। जहाँ पर कर्णिक लिखा आएगा वहाँ इसका मतलब लिपिक होगा, और जहाँ अधिकरण लिखा आएगा या अधिकर्णिक लिखा आएगा उसका मतलब अधिकारी होगा। देखिए, ध्रुवाधिकर्णिक ये है भू राजस्व संग्रहकर्ता, भू राजस्व संग्रहकर्ता। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भू राजस्व संग्रहकर्ता अधिकारी वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो मैं आपको यहाँ कंपेयर करके बता रहा हूँ। वैदिक काल में और मौर्य काल में इसके अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में इसे हम भागदूत कहा करते थे, जबकि मौर्य काल में इसी को हम समाहर्ता बोलते थे। ठीक है, जो भू राजस्व संग्रह करता था। और यहाँ पर ये कौन है, ध्रुव अधिकरणी। गुप्त काल में क्या नाम है इसका, ध्रुव। अर्थात अधिकरणिक अधिकारियों का जो ध्रुव है, जो मुख्य धुरी है, वो कौन है, वो भू राजस्व इकट्ठा करने वाला है, क्योंकि पैसे के बिना कोई काम चलने वाला है ही नहीं। दूसरा इसके बाद भांडागारिक, ये है कोषाध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष भी हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कि वैदिक काल में भागदूत जो भू राजस्व संग्रह करता था, उसे कौन सा कोषाध्यक्ष संग्रहित रखता था, तो उसका नाम था संग्रहीता। और मौर्य काल में इसका नाम था सन्निधाता। सन्निधाता बताते समय मैंने कहा था निधि से संबंधित है, अर्थात खजाने से संबंधित है, इसलिए इसका नाम क्या है, सन्निधाता। तो यहाँ पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आप तीनों को कंपेयर कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रण भांडागारिक।
यहाँ भांडागारिक का मतलब भी आपको बता दें, भांडा का मतलब बर्तन भी होता है और धन भी होता है। यहाँ रण भांडागारिक है, रण माने युद्ध, तो इसका मतलब युद्ध की सामग्री से संबंधित, युद्ध की सामग्री जो भी है, हथियार वगैरह हैं, उससे संबंधित जो अधिकारी है उसे किस नाम से जाना जाएगा, उसे रण भांडागारिक के नाम से जाना जाएगा। महाप्रतिहार, प्रतिहार क्या होता है, द्वारपाल, और महाप्रतिहार मतलब द्वारपालों का प्रधान, अर्थात महलों की सुरक्षा और व्यवस्था का अधिकारी। महल सुरक्षा और व्यवस्था का जो अधिकारी होता था उसे किस नाम से जानते थे, उसे महाप्रतिहार के नाम से जानते थे। मुगल काल में जब जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं खाने सामा के नाम से इस तरह का कोई अधिकारी मंत्री हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर महाप्रतिहार आपको ध्यान रखना है। महाबलाधिकृत, महाबल अधिकृत, बल का अधिकृत, बल माने सेना, और सेना का अधिकारी है, अर्थात ये सेनापति है। हम लोगों ने मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत जब पढ़ा था तो वहाँ पर बल का मतलब बताया गया था आपको सेना, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेना का महाधिकारी अर्थात सेनापति, महाबलाधिकृत। महासंधि विग्रहिक, नाम से पकड़ने की कोशिश करनी है। जो संधि और विग्रह को निर्धारित करता है, अर्थात संधि समझौते या युद्ध को निर्धारित करने का काम किसका होगा, तो ये होगा विदेश मंत्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक और मंत्री, विदेश मंत्री, महासंधि विग्रहिक। महादंड नायक, दंड का महानायक कौन होगा, तो ये होगा मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, जिसे मुगल काल में हम काजी उल कुजात के नाम से भी जानेंगे। दंड पाशिक, दंड के लिए पाश में रखने वाला, पाश का मतलब होता है बंधन, बंधन में रखने वाला, अर्थात पुलिस अधिकारी, ये पुलिस अधिकारी हो जाएगा। इसके अलावा महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक का मतलब पटल पर आय व्यय के समस्त लेखे को लिखने वाला। ठीक है, आय व्यय के लेखे से संबंधित, लेखे जोखे से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे, महाअक्षपटलिक बोलते थे। ठीक है, तो महाअक्षपटलिक हो जाएगा यहाँ पर आय व्यय के लेखे जोखे से संबंधित अधिकारी। आपको यही ध्यान रखना है। गुप्त काल में ही पहली बार कायस्थ जाति के बारे में बातचीत आपको देखने को मिलती है, हालांकि इसका हम डिस्कशन करेंगे। कायस्थ का सबसे पहले उल्लेख याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है, और ये एक ऐसी जाति थी जो आय व्यय के लेखों को बनाने का काम करती थी। तो यहाँ पर जो मुख्य अधिकारी है वो महाअक्षपटलिक, अगर जाति पूछी जाती है तो कायस्थ जाति जो है वो आय व्यय के लेखों को तैयार करती थी। अब देखिए, विनय स्थिति स्थापक, विनम्रता की स्थिति को स्थापित करने वाला। इसका मतलब विनम्रता कहाँ से आती है, हम यहाँ से समझें कि विनम्रता कहाँ से आती है। तो विनम्रता दो फील्ड हैं जहाँ से आ सकती है, एक तो शिक्षा के माध्यम से और एक धर्म के माध्यम से। तो शिक्षा व धर्म का अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी होता था उसे किस नाम से जानते हैं, विनय स्थिति स्थापक। तो भूलने की कोई बात है नहीं, विनम्रता कहाँ से आएगी, शिक्षा और धर्म से आएगी, और उसका मुख्य अधिकारी क्या कहलाएगा, विनय स्थिति स्थापक कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अग्रहारिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इस शब्द को समझें, अग्रहार। सातवाहन काल में, जो गुप्त काल से पहले आंध्रभृत्य के नाम से जाने जाते थे सातवाहन शासक, जिनके नाम से पहले माता का नाम आपको देखने को मिलता है गौतमी पुत्र शातकर्णी, है ना, इस तरह के। तो इन सातवाहन शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू की। भूमि दान की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की, सातवाहन शासकों ने शुरू की, और इसी परंपरा को कंटिन्यू किया गुप्त काल में शासकों ने, और यही कारण रहा आगे जाकर गुप्त साम्राज्य के पतन का। तो उस भूमि दान को, उस भूमि को जो दान दी जाती थी उसे अग्रहार भूमि कहा जाता था। ठीक है, जो भूमि दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को उसे अग्रहार कहते थे। और यहाँ पर गुप्त काल में एक अधिकारी भी मिलता है जो दान से संबंधित था, और इस वजह से उसे अग्रहारिक के नाम से जाना जाता। दान से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे किस नाम से जानते हैं हम, अग्रहारिक। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ कुमार अमात्य, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको बताएं, वर्तमान आईएएस के समकक्ष, वर्तमान आईएएस अर्थात सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी,
ये क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आपको इसका आंसर क्या बोलना है, कुमार अमात्य, अर्थात अमात्यों का कुमार। अमात्यों का कुमार मतलब अमात्यों का राजकुमार, मंत्रियों का राजकुमार, अर्थात सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो वर्तमान में IAS के इक्विवेलेंट होता था, तो उसे क्या बोलते थे, कुमार अमात्य। पुस्तपाल, तो पुस्तपाल से मतलब पुस्तक से संबंधित आप समझ लेंगे। तो जो भी पत्र आदि हैं या जो लेखन सामग्री है उससे संबंधित जो अधिकारी होता था, से संबद्ध अधिकारी जो होता था, जो सारी गतिविधियों को दर्ज करता था, दरबारी गतिविधियों को, अन्य गतिविधियों को दर्ज करता था, वो पुस्तपाल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है पुरपाल या द्रांगिक। आपको बताएं, नगर प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी होता था, नगर प्रशासन की जो संपूर्ण जिम्मेदारी का वहन करता था, उसे पुरपाल या द्रांगिक के नाम से जाना जाता था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि द्रांगिक से पता नहीं लग पाता है और पुरपाल से फिर पता लगता है कि पुर माने नगर होता है, तो नगरों को पालने वाला, अर्थात नगर प्रशासन की व्यवस्था को देखने वाला अधिकारी। यहाँ पर है अष्टकुलाधिकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बताएं, भूमि क्रय विक्रय से संबंधित, भूमि क्रय विक्रय से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे अष्टकुलाधिकरण कहा जाता था। ठीक है, तो अब आपने देखे 3 तरह के अधिकारी यहाँ देखे। आय व्यय के लेखे जोखे के लिए आपके पास कौन है, महाअक्षपटलिक है। ठीक है, उसके अलावा जो भूमि दान से संबंधित अधिकारी है वो अग्रहारिक है, और भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित, उसको बेचने और खरीदने से संबंधित जो अधिकारी है वो कौन सा है, वो अष्टकुलाधिकरण है या अष्टकुलाधिकरणिक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे अधिकारी हम लोगों ने देख लिए, और इसके अलावा 2 छोटे से नाम और लिख देता हूँ मैं, जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी कई एग्जाम में आपसे पूछ ले, शौल्किक और गौल्मिक। अब इसमें कोई ज़्यादा समस्या आनी नहीं चाहिए। शुल्क से संबंधित जो है वो शौल्किक। शुल्क का मतलब क्या होगा, शुल्क का मतलब यहाँ पर है बिक्री कर, चूंगी, बिक्री कर या चूंगी से संबंधित। ठीक है, टैक्स से संबंधित जो है वो कौन है, वो शौल्किक है। और गौल्मिक वन प्रदेश से संबंधित अधिकारी। हम इससे पहले आटविक पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान रहना है कि आटविक पढ़ चुके हम लोग। यहाँ पर गौल्मिक है ये शब्द, गुल्म, गुल्म माने होता है झाड़ी। आपको बता दें डिटेल में, गुल्म माने होता है झाड़ी, और उसी से शब्द उद्भूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है गौल्मिक। और गौल्मिक मतलब वन प्रदेश से संबंधित अधिकारी। ठीक है, तो ये सारे के सारे अधिकारी गुप्त काल से संबंधित रहे हैं, और इन सारे अधिकारियों के माध्यम से गुप्त काल का श्रेष्ठ प्रशासन हमें देखने को मिलता है। यहीं पर 1-2 बातें और कर लेते हैं तो हमारी बातचीत कुछ कंप्लीट सी हो जाएगी। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि महापीलुपति बहुत आसान सा है, केवल आपको यहाँ पर हल्का सा ध्यान रखना है। महापीलुपति सेना में जो हाथियों की सेना थी, हस्ती सेना थी, उसका जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था, वो महापीलुपति कहलाता था। तो पील माने हाथी, आप लोग कहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो महापीलुपति होता था। और इसी तरह से घोड़ों की सेना का जो प्रधान होता था वो महाअश्वपति होता था। और यहीं गुप्त काल के न्याय की बात करें तो जैसा कि फाहियान ने वर्णन किया कि न्याय व्यवस्था जो थी उसमें आर्थिक दंड दिए जाते थे, मृत्यु दंड आमतौर पर नहीं दिया जाता था, इस तरह का। परंतु केवल फाहियान के वर्णन को आप महत्व ना दें, ज़्यादा न्याय के संबंध में गुप्त काल की न्याय प्रशासन के बारे में हमें डिटेल कहाँ से मिलती है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो केवल आपको ये ध्यान रखना है स्मृति ग्रंथों में, बस इतना सा आपको जरूर ध्यान रखना है। न्याय प्रशासन की जानकारी, गुप्त काल के न्याय प्रशासन की जानकारी हमें किन ग्रंथों से प्राप्त होती है, तो स्मृति ग्रंथों से। स्मृति ग्रंथ आप लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन मनुस्मृति, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, या पाराशर, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। इन स्मृति ग्रंथों से हमें न्याय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और जब हम साहित्य पढ़ेंगे गुप्त काल का तो वहाँ इसके बारे में और बातचीत हम कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, तो ये सारे के सारे अधिकारी हम लोगों ने पढ़े और ये सभी अधिकारी गुप्त काल से संबंधित हैं। आप लोग जिस तरह से बताया गया है 2 बार रिवीजन कीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।